मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। तभी मुझे एक अप्रत्याशित हंसी सुनाई दी। यह राघव की हंसी थी, जिसने उस पुराने घर के भारी सन्नाटे को तोड़ दिया था। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ, उस हंसी के पीछे दशकों से छिपा एक राज छिपा था। एक ऐसा राज जो मेरे परिवार के बारे में मेरी हर धारणा को बदल सकता है। लेकिन कई वर्षों बाद जब एक गुप्त बक्सा खुला, तब मुझे वह सत्य पता चला जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। मैं सिर्फ 17 साल का था जब नियति ने मेरे रास्ते को ऐसे धागों से बुनना शुरू किया जिन्हें मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन जो आगे चलकर मेरे पूरे जीवन का ताना बाना बन गए। आज 74 साल की उम्र में उस घर के बरामदे में बैठकर, जिसे हमने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, मैं अपनी आंखें बंद करके आज भी उन चमेली के फूलों की खुशबू महसूस कर सकता हूं जो मेरे गांव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके वृंदावनपुर की गलियों में सजे थे। यह एक साधारण जगह थी जहां सुनहरे गेहूं के खेत क्षितिज तक फैले थे। गांव से होकर एक शांत नदी बहती थी और छोटे छोटे मंदिर थे जहां भोर में घंटियां बजती थीं। मेरा अनन्या अनन्या शर्मा था। मैं हरि प्रसाद शर्मा और कमला देवी की बेटी थी और 5 भाई बहनों में चौथी थी। मेरा बचपन अनुशासन, सम्मान और घरेलू कामों से भरा था, लेकिन सपनों से भी भरा था। अपनी उम्र की हर लड़की की तरह मैं भी लाल शादी की साड़ी पहनने, फेरों के दौरान पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमने और पत्नी बनने पर अपने बड़ों का आशीर्वाद सुनने की उम्मीद रखती थी। उससे भी बढ़कर मैं अपने खुद के घर का सपना देखती थी, जहां मैं गुड़हल के पौधे लगा सकूं, अपनी चाय खुद बना सकूं और आंगन में उन बच्चों की आवाजें गूंजें जो अभी तक नहीं आए थे। उस समय स्कूल की लड़कियां धीरे धीरे गायब हो गईं। एक सहेली की अचानक सगाई हो गई। दूसरी, जो मेरे बगल में बैठती थी, अब स्कूल आना बंद कर दिया क्योंकि वह पत्नी बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कॉपियों की जगह पीतल के लोटे और कलमों की जगह रंग बिरंगे कांच के कंगन आ गए हों। मैं यह सब होते हुए देखती रही और मन ही मन अपनी बारी का इंतजार करती रही। तभी मेरे पिताजी गिर पड़े और उनका पैर टूट गया। इस फ्रैक्चर के लिए खास तौर पर बनाई गई बैसाखियों की जरूरत पड़ी और इस तरह एक युवा बढ़ई हमारे जीवन में आया। गांव के सबसे प्रतिष्ठित किराना स्टोर के मालिक ओंकार मेहरा के बेटे राघव मेहरा 22 साल के थे। वे अपने धैर्य और लकड़ी के काम में निपुणता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमारे घर में 3 दिन बिताए, नाप जोख, आरी काट, घिसाई और समायोजन किया। जब वे मेरी मां से बात कर रहे थे, मैं उन्हें सूती पर्दे के पीछे से देख रही थी। उनके काले बाल तेल से चमक रहे थे, उनकी त्वचा धूप की तपिश से भरी थी, उनके हाथ दृढ़ और कठोर थे। उनमें एक शांत गंभीरता थी जिसने मेरे बाल सुलभ हृदय को छू लिया। अपने कमरे के सन्नाटे में मैं दिवा स्वप्न देखने लगी। मैंने कल्पना की कि अगर वह मुझे वैसे ही देखे जैसे मैं उसे देखती हूं तो कैसा लगेगा। और जब हमारे माता पिता ने आखिरकार हमें बात करने की इजाजत दी तो सब कुछ पारंपरिक तरीके से हुआ। हमारी मुलाकातें हमेशा बैठक में मेरे भाइयों की निगरानी में होती थीं। रविवार को मंदिर में पूजा के बाद वह मेरे साथ गांव के बाजार जाता, लेकिन हमेशा बाहों में बाहें डाले, कभी हाथों में हाथ डाले नहीं। हर हाव भाव नियंत्रित था, हर शब्द नपा तुला था, लेकिन मेरे अंदर यह यकीन बढ़ता गया, यही मेरे जीवन का साथी होगा। राघव ने चंदन के तेल की खुशबू वाले छोटे छोटे नोट लिखे थे, जिन्हें मैंने अपने गद्दे के नीचे छिपा दिया। उनमें से एक में मैंने वो शब्द पढ़े जो मुझे आज भी याद हैं, जब हमारी शादी होगी तो मैं अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगी, लेकिन आम और गुड़हल के पेड़ों से भरा एक बगीचा। मुझे हर वादे पर यकीन था और जब शादी तय हो गई तो मेरा दिल हर धड़कन के साथ नाचने लगा। हमारे गांव के छोटे से चर्च मंदिर लक्ष्मी मंदिर में समारोह आयोजित किया गया था। आस पड़ोस की औरतें मेरे हाथों और पैरों पर मेहंदी रचाने, फूल और समृद्धि के प्रतीक बनाने के लिए इकट्ठा हुईं। मसालों, धूप और गेंदे के फूलों की खुशबू हवा में फैल गई। मैंने अपनी मां की हाथ से कढ़ाई की हुई लाल साड़ी पहनी थी और जब मैं राघव के साथ पवित्र अग्नि के चारों ओर घूम रही थी तो मुझे लगा जैसे सभी देवता हमारे मिलन को आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले वह आंखें नीची किए और आवाज में हिचकिचाहट लिए पहुंचा। उसके पिता ने तय कर लिया था कि किराया देना बेकार होगा।
समारोह के बाद हमारे पास अपना घर नहीं होगा। हम सब पेनीरस स्ट्रीट पर मेहरा परिवार के भव्य बंगले में उसकी मां सविता और उसकी बहन प्रिया के साथ एक ही छत के नीचे साथ रहेंगे। उस पल मेरा दिल चुपचाप टूट गया। बचपन से ही मैं एक साधारण से घर का सपना देखती थी, जहां मैं अपने बर्तनों से खाना बना सकूं, अपना कार्यक्रम व्यवस्थित कर सकूं और बिना किसी डर के आहें भर सकूं। लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि हमारी संस्कृति में व्यक्तिगत इच्छाएं अक्सर परंपराओं के बोझ तले दब जाती हैं। मैंने अपनी निराशा को निगल लिया और खुद को यकीन दिला लिया कि यह अस्थायी है। हमारा हनीमून ऋषिकेश में गंगा नदी के पास पहाड़ियों में एक छोटे से किराए के घर में हुआ था। वो 3 दिन आजादी के थे जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब कोई आसपास नहीं होता था, हम नदी में नहाते थे, पिछवाड़े में फल तोड़ते थे और रात में लैंप की रोशनी में वह मुझे अपने सपनों और योजनाओं के बारे में बताता था। पहली बार हम अकेले थे, बिना किसी की आलोचना करने वाली नजरों के, बिना किसी नियंत्रित आवाज के। वहां मैंने अपने शरीर और अपने स्त्री हृदय को खोजा और वहां मैंने यह भी समझा कि बिना किसी बाधा के चुपचाप प्यार करने का क्या मतलब होता है। लेकिन वापसी एक झटका थी। मेहरा हवेली ऊंचे स्तंभों और नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों से सुसज्जित भव्य थी। आंगन में चमेली के फूलों की खुशबू हवा में महक रही थी। लेकिन कमरे पर असली राज मेरी सास सविता मेहरा का था, जो 49 साल की एक सलीकेदार जूड़ा और सख्त चेहरे वाली महिला थीं। मेरा हर कदम गलत लगता था। जब मैंने रसोई में मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टोका। हमारे घर में चाय ठीक 6 बजे परोसी जाती है। जब मैंने मेजपोश टांगे तो उन्होंने मुझे डांटा। हमारे घर में हम उन्हें अंदर ही टांगते हैं। और मेरी ननद प्रिया भी मेरी गलतियां बताने के लिए हमेशा तैयार बीच में बोल पड़ी। उसी लय में पला बढ़ा राघव आंखें नीची करके चुप रहता, मानो उसे भी अपनी मां की बात मानने में डर लगता हो। रात को जब वह सोता था, मैं दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप रोती रहती। एक रविवार मैंने अपनी मां की तरह चपाती और दाल के साथ भिंडी की सब्जी बनाने का फैसला किया। मैं उस घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। यह दिखाना चाहती थी कि मेरी भी कोई कीमत है। जब सविता को इसकी भनक लगी तो वह भड़क उठी। उसे मेरे बर्तनों से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसने दी? लेकिन मुझे हैरानी हुई जब मेरे ससुर ओमकार ने खुशी से आह भरी। मैंने बहुत दिनों से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। उनकी तारीफ से एक असहज सन्नाटा छा गया। लेकिन यह मेरे लिए एक छोटी सी जीत भी थी। अगले कुछ दिनों में मुझे पता चला कि घर घड़ी की सुई की तरह चलता था। सोमवार सफेद कपड़े उबालने के लिए होता था, गुरुवार अलमारियों की सफाई के लिए, शनिवार रविवार को परोसे जाने वाले केक की तैयारी के लिए। इस लय में कोई भी बदलाव अपमान माना जाता था। मैं समझ गया था कि हर नया कदम एक लड़ाई होगी और मुझे चुनना होगा कि कौन से कदम लड़ने लायक हैं। महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मेरे पीरियड्स देर से आने लगे थे, मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो गई थी, मैं गर्भवती थी। इस खबर ने राघव की आंखों में चमक ला दी। ओमकार को छू लिया और प्रिया को पहली बार सचमुच मुस्कुराहट दी। लेकिन सविता में एक और सहज ज्ञान जागृत हुआ, सतर्कता का। हर दिन वह मुझे अजीबोगरीब चाय देती, कहती कि ये बच्चे की हड्डियों के लिए हैं, स्ट्रेच मार्क्स से बचाने के लिए हैं और प्रसव जल्दी करने के लिए हैं। और चाय के साथ आदेश भी आते थे, खुली हवा में बाहर न जाना, कॉफी न पीना, सामान न उठाना। मेरी गर्भावस्था, जो एक तोहफा होनी चाहिए थी, एक पुलिसिया क्षेत्र बन गई। मैंने अपनी मां को लिखे खतों में शरण ली, कुछ भेजे, कुछ फाड़ दिए। मैंने छोटी मोटी बेइज्जती, नियमों का बोझ, घर की तड़प लिखी, लेकिन शर्म के मारे अक्सर उन्हें भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक तपती दोपहर में दर्द शुरू हुआ। मैं आंगन में कपड़े तह कर रही थी, तभी अचानक संकुचन के कारण कपड़ा जमीन पर गिर गया। प्रिया ने सबसे पहले देखा और कुछ ही मिनटों में घर में कोहराम मच गया। सविता ने मोर्चा संभाला, चिल्ला चिल्लाकर आदेश दिए, उबला पानी मंगवाया और गांव की पारंपरिक दाई दाई मां रेखा को बुलाया। मेरे पति राघव को कमरे से बाहर भेज दिया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि जब तक मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रही हूं, तब तक वे चुपचाप प्रार्थना करें। दर्द लहरों की तरह आया
और तेज होता गया, यहां तक कि कोई राहत नहीं मिली। मैं चीखी और मेरे मुंह पर रखे कपड़े को काटने लगी। दाई मां रेखा ने अपने कठोर हाथों से मुझे जोर लगाने के लिए कहा। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया, मेरा शरीर कांपने लगा और एक समय तो मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी कमरे में एक हल्की सी चीख गूंजी। वो मेरा बेटा था, मेरा अर्जुन। लाल, छोटा, इतना नाजुक कि मानो मेरे सीने में पूरी तरह समा गया हो। जब उन्होंने उसे मेरी बाहों में रखा तो मेरे अंदर एक ऐसा प्यार पनपा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सविता ने सबसे पहले बच्चे को गोद में लिया और उसकी आवाज मीठी नहीं बल्कि रौबदार थी। परंपरा के अनुसार उसका नाम राघव जूनियर होगा। उस पल मुझे डर लगा कि मेरी पसंद को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, लेकिन राघव, जो हमेशा अपनी मां के आगे झुकता था, ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, उसका नाम अर्जुन होगा, जैसा हमने मिलकर तय किया था। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह किसी भी चीख से ज्यादा भारी था। सविता गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार मेरे पति ने मेरे साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन यह जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ हफ्ते बाद राघव की बढ़ईगीरी की दुकान से नौकरी चली गई। वह आंखें नीची किए घर लौटा और बुदबुदा रहा था कि ऑर्डर कम होने की वजह से मालिक को कुछ मजदूरों को नौकरी से निकालना पड़ा है। मुझे भविष्य की चिंता होने लगी। बिना किराए के हम उस घर की छाया से कैसे बच पाएंगे? लेकिन राघव ने मुझे एक राज बताया। उसे अच्छा मुआवजा मिला था और उसने पैसे अपनी मां को देने के बजाय सविता की नजरों से दूर पड़ोस के शहर के एक बैंक में जमा कर दिए थे। पहली बार मैंने उसमें अपनी आजादी की रक्षा करने की सच्ची इच्छा देखी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उसे एक और नौकरी मिल गई, इस बार मथुरा में, जो एक बड़ा और ज्यादा समृद्ध शहर था। हर रोज वह सुबह सुबह दूध बेचने वालों से सामान लेता और शाम को थका हुआ लेकिन आशावान होकर लौटता। समय के साथ उसने हिम्मत जुटाई और हमारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। मथुरा के मुख्य चौराहे के पास एक छोटा सा पीला मकान किराए पर लेना। जब मैंने सविता को यह खबर सुनाई तो उन्होंने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी मुझे आशंका थी। उन्होंने कहा कि यह पैसे की बर्बादी है, बच्चों को परिवार की छत के नीचे ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे ससुर ओमकार ने आह भरते हुए कहा, बच्चों को उड़ना सीखना होगा। उनके इन्हीं शब्दों ने हमारे घर जाने का रास्ता तैयार किया। जिस दिन हम मेहरा हवेली से निकले, हम सिर्फ जरूरी सामान ही ले गए, कुछ कपड़े, शादी में मिला बिस्तर और अर्जुन का छोटा सा पालना, जो उसके अपने पिता ने हाथ से बनाया था। छोटा सा पीला घर सादा था, सिर्फ 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन, लेकिन मेरे लिए तो वो एक महल था। वहां मैं बिना किसी आलोचना के डर के खाना बना सकती थी, राघव की बाहों में जितनी चाहे आहें भर सकती थी, रसोई साफ करते हुए गुनगुना सकती थी। शादी के बाद पहली बार मुझे लगा जैसे मैं सांस ले रही हूं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी था। मुझे पता था कि हम सिर्फ राघव की तनख्वाह पर निर्भर नहीं रह सकते। तभी मेरे मन में एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदने का विचार आया। मैंने घर के सामने एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लगा दिया, मरम्मत और बदलाव अनन्या। शुरुआत में पड़ोसी साड़ियों की हेमिंग और ब्लाउज में बदलाव करवाने के लिए आते थे। जल्द ही बड़े ऑर्डर आने लगे, पार्टी ड्रेस, कढ़ाई वाले पर्दे, यहां तक कि एक अमीर परिवार की दुल्हन की सहेलियों के लिए भी कपड़े। रातें लंबी थीं, एक साधारण दिए की रोशनी में सिलाई करते हुए, लेकिन हर सिलाई मुझे किसी बड़ी चीज के करीब ले जा रही थी। पैसे ज्यादा तो नहीं आ रहे थे, लेकिन किराया चुकाने और अर्जुन के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए काफी थे। यह पहली बार था जब मेरे पास कुछ ऐसा था जिसे मैं अपना कह सकती थी। समय के साथ राघव और मैं शहर के फुटबॉल मैदान के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने में कामयाब हो गए। हमने धीरे धीरे निर्माण शुरू किया। एक बड़ा कमरा, एक रसोई, एक बाथरूम। सप्ताहांत में राघव दोस्तों की मदद से दीवारों पर काम करता था, जबकि मैं दीवारों को ऐसे उठते देखता था मानो वे हमारी आजादी का प्रतीक हों। अर्जुन हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया और जल्द ही हमारी दूसरी बेटी काव्या के आगमन के साथ परिवार का विस्तार हो गया। यह उम्मीदों का दौर था, लेकिन जिंदगी कभी सुकून को ज्यादा देर तक नहीं रहने देती। मेरे ससुर ओमकार बीमार पड़ने लगे।
पहले उन्हें भूलने की बीमारी हुई, फिर स्ट्रोक आया जिससे उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। सविता, जो हमेशा से ही रूखी सूखी रहती थीं, चिंता में डूब गईं। महीनों तक हम अस्पताल और घर के बीच उनकी देखभाल करते रहे। मैं उनकी आंखों में छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहने का अपमान देख सकती थी। कुछ ही देर बाद वह खबर आ गई जिसे हम सुनना नहीं चाहते थे। जटिलताओं के कारण उनका एक पैर काटना पड़ेगा। ओमकार, जो हमेशा हंसता हंसता रहने वाला एक खुशमिजाज इंसान था, चुप हो गया। वह बड़े से घर के बरामदे में बैठा, बिना कुछ बोले सड़क को घूरता रहा। फिर एक ठंडी सुबह वह चुपचाप वहां से चला गया। ओमकार की मौत ने एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया। सविता, जो कभी लोहे की बनी हुई लगती थी, अचानक अपनी पुरानी परछाई बन गई। बड़ा सा घर, जो कभी भीड़भाड़ वाला लगता था, अब अकेलेपन से गूंज रहा था। उसी पल मैंने एक अप्रत्याशित फैसला लिया। मैंने अपनी सास को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। मैंने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान छोड़ दी, कमरों को छोटा किया और सब कुछ नए सिरे से व्यवस्थित किया। मुझे उसी घुटन भरे अतीत को फिर से जीने का डर था, लेकिन मैं उसे उस घर में अकेला नहीं देखना चाहती थी जहां अब सिर्फ दर्दनाक यादें ही बची थीं। मुझे हैरानी हुई कि सविता उसी मजबूत कवच के साथ नहीं आई थी। वह छोटी, ज्यादा कमजोर, लगभग किसी भटके हुए बच्चे जैसी आई थी। शुरू में हमारा रिश्ता सावधानी से चलता था। मुझे अब भी उसकी आलोचना का डर था, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। रात में जब वह अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती तो उसकी आवाज अलग और धीमी हो जाती। समय के साथ वह अपनी जवानी की यादें, ऐसी बातें जो उसने पहले कभी नहीं बताई थीं, बांटने लगी। ऐसी ही एक रात थी जब उसने एक ऐसा राज खोला जो उसके अतीत के कई साए छुपा रहा था। बरामदे में अर्जुन और काव्या के पैरों के पास बैठकर उसने बताया कि राघव अकेला पैदा नहीं हुआ था, वह जुड़वां था। उसका भाई गिरीश 4 साल की उम्र में खसरे से मर गया था। परिवार का नाम, उनके दादा का नाम उसके लिए आरक्षित था। उस क्षति के बाद सविता अपने बचे हुए बेटे को भी खोने के डर में जी रही थी। यह रहस्योद्घाटन मुझ पर एक बोझ की तरह और साथ ही एक कसक की तरह पड़ा। इसीलिए उसने हर छोटी बड़ी बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। उसने दमघोंटू नियम थोपे। उसने मेरे बेटे का नाम उसके पिता के नाम पर रखना चाहा। यह सिर्फ जिद नहीं थी, यह एक अनसुलझा दुख था। सविता ने अपना दुख चुपचाप सहा था। पीली पड़ चुकी तस्वीरें, एक कढ़ाईदार नाइट गाउन और बालों का एक छोटा सा गुच्छा संभाले हुए। उस रात मैंने उस औरत के चेहरे पर आंसू बहते देखे जिसे मैं हमेशा से अडिग मानती थी, और पहली बार मुझे करुणा का अनुभव हुआ। सविता के कबूलनामे के बाद हम सबके अंदर कुछ बदल गया, मानो दशकों का बोझ आखिरकार उतर गया हो। राघव, जिसे अपने जुड़वां भाई के अस्तित्व के बारे में कभी पता ही नहीं चला था, इस रहस्योद्घाटन को समझने के लिए रातें खामोशी से बिताता रहा। कभी कभी उसने मुझे बताया कि बचपन के कुछ सपने, जिनमें वह अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से बात करता था, अब समझ में आने लगे हैं। सविता के लिए आखिरकार गिरीश के बारे में बात करना एक मुक्ति थी। वह हमारे सामने खुलकर रोई, ऐसा कुछ जो उसने सालों पहले कभी नहीं किया होगा, और उस रोने में उसने वह दर्द बाहर निकाल दिया जो उसने इतने लंबे समय से दबा रखा था। धीरे धीरे वह कठोरता जो हमेशा उसके व्यक्तित्व की पहचान हुआ करती थी, धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ पल ऐसे भी आते थे जब वह छोटी छोटी बातों को सुधारता था, लेकिन वही कठोरता अब नहीं रही। वह ज्यादा मुस्कुराने लगी, अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाने लगी, अर्जुन और काव्या की हरकतों पर हंसने लगी, मानो वह अपने उस हिस्से को वापस पा रही हो जिसे उसने अपने खोए हुए बेटे के साथ दफना दिया था। इस बीच मथुरा में हमारा जीवन लगातार बदल रहा था। मेरा छोटा सा सिलाई का व्यवसाय, जो साधारण हेमिंग और बदलाव से शुरू हुआ था, अब गति पकड़ रहा था। स्थानीय महिलाएं ज्यादा खूबसूरत कपड़े, बढ़िया कढ़ाई और खास त्योहारों के लिए मेरे पास आने लगीं। जो पैसे आए उनसे हमने अपने घर का विस्तार किया और एक और कमरा बनवाया। मेरी सिलाई की मेज खिड़की के पास रखी थी, जहां से सुबह की हल्की हल्की रोशनी आती थी और ढेर लगे रंग बिरंगे धागों और कपड़ों को रोशन कर देती थी। राघव भी फल फूल रहा था। बढ़ईगीरी की दुकान में उसके काम ने उसे पहचान दिलाई। उसके बनाए फर्नीचर शहर के नामी गिरामी परिवारों द्वारा बनाए जाने लगे
और जल्द ही उसका नाम उसके द्वारा बनाए गए फर्नीचर की गुणवत्ता और सुंदरता के लिए जाना जाने लगा। धीरे धीरे बना हमारा घर सिर्फ एक भौतिक आश्रय नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां हर उपलब्धि दृढ़ता और आशा का प्रतीक थी। इसी बढ़ते माहौल में हमारी तीसरी बेटी का जन्म हुआ। मैं अब वो असुरक्षित युवती नहीं रही जो अपनी सास की आलोचना से कांप उठती थी। मैं ज्यादा परिपक्व हो गई थी और मुझे अपनी पहचान पर ज्यादा भरोसा था। जन्म घर पर ही हुआ, एक स्थानीय दाई की मदद से, और जब मैंने अपनी नन्ही इशिता को गोद में लिया तो मुझे लगा जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया हो। अर्जुन और काव्या अपनी छोटी बहन पर मोहित हो गए, और सविता भी, जो पहले पोते पोतियों को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझती थी, अब अपने सबसे छोटे बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराने लगी। 3 बच्चों के साथ घर आवाजों, हंसी और आंसुओं से भर गया था। जो दीवारें कभी मेरी अकेली रातों के सन्नाटे को प्रतिध्वनित करती थीं, अब जीवन से कांप रही थीं। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि मेहरा हवेली के घुटन भरे दिनों से हम कितनी दूर आ गए थे। हालांकि जिंदगी में लगातार परीक्षाएं आती रहीं। सविता हालांकि पहले से ज्यादा प्यारी थी, पर सालों के तनाव के बाद उसकी कमजोर सेहत के निशान अब भी थे। बुढ़ापे के साथ उसकी ताकत कम होती गई और मैं अक्सर खुद को उसकी देखभाल ऐसे करते हुए पाता जैसे वो मेरी अपनी मां हो। यह आसान नहीं था। मुझे वो अपमान याद थे, वो आंसू जो मैंने चुपचाप बहाए थे, वो पल जब मेरे साथ किसी घुसपैठिए जैसा व्यवहार किया गया था। लेकिन साथ ही उसके दर्द को समझने से एक नई करुणा पैदा हुई थी। अब मैं उसमें सिर्फ एक सख्त सांस नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत देखता था जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और इसी नाजुक संतुलन में हम जीते रहे। मेरी सिलाई इतनी मशहूर हो गई कि एक दिन मुझे एक ऐसा काम मिला जिसने मेरी किस्मत बदल दी। एक बड़े व्यापारी की बेटी अपनी शादी के लिए एक खास पोशाक चाहती थी। कपड़ा दिल्ली से आया था, जिसमें बारीकियां और नाजुकता बहुत ज्यादा थी। मैंने रात रात भर काम किया, हर कढ़ाई और हर धागे को बारीकी से गढ़ा। जब पोशाक पहुंची तो दुल्हन भावुक होकर रो पड़ी और उसकी मां प्रभावित होकर दूसरे परिवारों को मेरे काम की सिफारिश करने लगीं। उसी पल से मेरा नाम उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित घरों में फैलने लगा। उसी पल मुझे समझ आया, मैं सिर्फ एक पत्नी, मां या बहू नहीं थी। मैंने अपना कुछ बनाया था, एक स्टूडियो जिसका नाम मेरे नाम पर था, एक प्रतिष्ठा जो हर काम के साथ बढ़ती गई, एक पहचान जो समाज द्वारा मुझ पर थोपी गई भूमिकाओं से परे थी। अर्जुन जल्दी ही बड़ा हो गया और अपने पिता के काम में दिलचस्पी दिखाने लगा। मैं अक्सर उन्हें अस्थायी बढ़ईगीरी की दुकान में साथ साथ देखता था। राघव उसे औजार पकड़ना सिखाता था, जबकि काव्या मेरे साथ सिलाई में शामिल होना पसंद करती थी। कपड़ों को गौर से देखती और मुझसे अनगिनत सवाल पूछती थी। इशिता, जो अभी भी छोटी थी, वो धूप थी जो अपनी मासूमियत से हमारे दिनों को रोशन कर देती थी। लेकिन जिंदगी अलविदा कहने से भी बनती है। जब सविता 86 साल की हुई, तब तक उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। वह ज्यादातर समय बरामदे में बैठकर अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखती और ऐसी कोमलता से मुस्कुराती जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई होती। एक सुबह जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप चली गईं। मैंने उन्हें शांत, लगभग शांत भाव से देखा, मानो उन्हें आखिरकार शांति मिल गई हो। उनकी मृत्यु हम सभी के लिए एक मील का पत्थर थी। हमने शोक तो मनाया, लेकिन साथ ही इस बात के लिए भी आभारी थे कि हमें उन्हें सही मायने में जानने का समय मिला, उस कठोरता से परे जो हमेशा उनके इर्द गिर्द रहती थी। हाल के वर्षों में वह एक प्यारी दादी, एक कहानीकार, यादों का संजोने वाली बन गई थीं और एक तरह से गिरीश के अस्तित्व को हमारे साथ साझा करके उन्होंने अपने दुख को भी गले लगा लिया था। उनके जाने के साथ मुझे लगा जैसे एक चक्र टूट गया हो। रुआदास पेनियरास पर स्थित वह हवेली, जो कभी उत्पीड़न का प्रतीक थी, अब बस एक दूर की याद बनकर रह गई थी। ईंट दर ईंट बनाया गया हमारा घर नएपन का प्रतीक था और उसमें हमारा परिवार फल फूल रहा था। अर्जुन एक समर्पित युवक बन गया जो बढ़ईगीरी की दुकान में अपने पिता की मदद करता था। जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी काव्या गांव से बाहर, शायद बड़े शहर में भी पढ़ाई करने का सपना देखती थी। इशिता स्नेह से घिरी हुई बड़ी हुई, जिसने हमारे दिनों में हल्कापन ला दिया।
मैं बदले में अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो एक पोशाक और एक बगीचे का सपना देखती थी। मैं एक ऐसी औरत थी जिसने खामोश लड़ाइयों का सामना किया, आंसुओं को पिया और अपने हाथों से वह जगह भी बनाई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अब 74 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखने पर मुझे साफ दिखाई देता है कि मैंने क्या रास्ता चुना है। मैंने सीखा है कि माँ का घर सुरक्षा भी दे सकता है और घुटन भी, लेकिन अपना घर रोजमर्रा के फैसलों, साहस और दृढ़ता से बनता है। मैंने समझा है कि मुश्किल लोग अक्सर अदृश्य जख्म लिए रहते हैं और दर्द को नाम देना ही उसे ठीक करने का एक तरीका है। और सबसे बढ़कर मुझे यह समझ में आया कि जब तक कोई अपने से पहले आए लोगों की कहानियों को जीवित रखता है, तब तक कोई भी वास्तव में नहीं जाता। तो अगर आप यहां सुन रहे हैं तो अपने परिवार के साथ बिताएं हर पल को संजोना न भूलें, अपने बड़ों का सम्मान करें और अपनी कहानी गढ़ने का प्रयास कभी न छोड़ें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप भारत के किस शहर या गांव से यह कहानी देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहानी कितनी दूर तक पहुंचती है, और इसलिए मैं अपनी कहानी को पूर्ण विराम की तरह नहीं बल्कि एक दीर्घ वृत्त की तरह समाप्त करती हूं, क्योंकि जीवन उस सिलाई की तरह जो मैंने अक्सर की है, आपस में गूंथे हुए धागों में चलता रहता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में पिरोता है।